नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा जल्द ही संपन्न होने वाली है। इसीलिए हम आपको साइंस स्पेशल की 50-50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज करा रहे हैं, जो यह हमारा पार्ट नंबर 6वां है। इससे पहले हमने इसी तरह के 5 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। आप इन 50 प्रश्नों में आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। चलिए आइए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है। हमने इस तरह के ढेर सारे आपको प्रश्न करा चुके हैं। हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न का आप ज़रूर उत्तर दे पाएंगे। कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है। इन 4 ऑप्शनों में से एक परिवर्तन भौतिक होगा, जो उसी को आपको पहचानना है। ए लोहे में जंग लगना, बी पानी का भाप में बदलना, सी दूध से दही बनना, डी कोयले का जलना। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो हमारा बी इसका सही जवाब होगा। पानी का भाप में बदलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह एक भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है। ए ध्वनि ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी रेडियो ऊर्जा, डी यांत्रिक ऊर्जा। जो टेलीफोन लाइन होती है उसमें कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो इसका सही जवाब है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न, घरों में लगे बिजली की मीटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं। जो हमारे घरों में बिजली के मीटर लगे होते हैं उसमें विद्युत का जो खर्च होता है उससे किस में व्यक्त करते हैं, यही आपको बताना है। ए वोल्ट में, बी एम्पियर में, सी किलोवाट यूनिट में, डी ओम में। तो आप लोग इसका उत्तर ज़रूर बता पाएंगे, क्योंकि आपके घरों में जो बिजली के मीटर लगे होते हैं, जब आप बिल जमा करने जाते होंगे तो आप लोग पता चलता हुआ किस में हम लोग का यूनिट बताता है। तो हमारा इसका सही जवाब है किलोवाट यूनिट में, सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है। डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है। ए में हमारा एक दिशा में, बी दोनों दिशाओं में, सी उपयुक्त में से कोई नहीं, डी डायोड से धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो हम लोग डायोड का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, एक मनुष्य को 75 सेमी की दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा। कोई मनुष्य है जो 75 सेमी तक नहीं देख पा रहा है, उसे कौन सा दृष्टि दोष हुआ है। ए मायोपिया, बी हाइपर मायोपिया, सी अबिंदुका, डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब है हमारा हाइपर मायोपिया, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूतहीन होता है। ऐसा क्यों होता है, इन 4 ऑप्शनों में से बताना है। इसका कारण क्या है। ए में यह एक प्रकाशीय भ्रमण है, बी इसका कारण परावर्तन है, सी इसका कारण अपवर्तन है, डी इसका कारण पारेषण है। तो जितने भी हमें गहरा ऊंचा नीला दिखाई देता है, इसका कारण अपवर्तन है। तो इसका सही जवाब जाता है हमारा सी। सी इसका सही जवाब है हमारा। अगला प्रश्न, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती हैं। जो एक्स किरण है किसको पार नहीं कर सकती, आपको बताना है। ए लकड़ी को, बी मानव अस्थि को, सी मांस को, डी त्वचा को। आप लोग कमेंट बॉक्स में तब तक ये बताइए, एक्स किरण की खोज किसने किए हैं। एक्स किरण का खोज किसने किया है।
इसका हमारा सही जवाब है मानव अस्थि को एक्स किरण पार नहीं कर पाती है, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि जो हमारे घरों में प्रेशर कुकर होता है उसमें भोजन जल्दी क्यों पकता है? इसका 4 ऑप्शन है, देखिए। ए, पानी का क्वथनांक घट जाता है, बी, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, सी, ऊष्मा का जल्दी अवशोषण करता है, डी, ऊष्मा अधिक समय तक के लिए सुरक्षित रखी जाती है। तो हमारा इसका सही जवाब है जब दाब बढ़ता है तो इसका पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? ए में हमारा दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, बी में दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, सी, दाब अधिक होने से गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, डी, दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो आपने इस तरह के प्रश्न हमारे पिछले वीडियो में जरूर देखा होगा। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो इसका सही जवाब हमारा बी, इस प्रश्न का सही उत्तर जाता है बी, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न, जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए, अनिलन, बी, समन, डी, मृदुकरण, डी, प्रगलन। जब कोई लोहे को गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, उस प्रक्रिया को पूछ लिया आपको इस प्रश्न में। तो इसका सही जवाब है अनिलन, ए हमारा सही जवाब है अनिलन। अगला प्रश्न, एथिल एल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ ... क्या बनाता है? जो एथिल एल्कोहल होता है, जो शराब लोग सेवन करते हैं, जब पानी में आप लोग देखते होंगे डालते हैं तो पानी के साथ बिल्कुल घुल जाता है। ऐसा नहीं होता है कि उस पर वो तैरने लगता है, वो बिल्कुल पानी के साथ मिल जाता है। तो उसके रीजन क्या ही बताना है आपको। ए, सहयोजी आबंध, बी, आयनिक आबंध, सी, हाइड्रोजन आबंध, डी, स्वर्ग आबंध। तो हमारा इसका सही जवाब है हाइड्रोजन आबंध। अगला प्रश्न, इस सीरीज में बहुत ही चुन चुन कर प्रश्न को रखा गया है। आप लोग सारे प्रश्नों को जरूर देखिए और कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जरूर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, अम्ल बदल देते हैं। हमने इस तरह के ढेर सारे प्रश्न आपको कराए हैं अम्ल और क्षार से। अम्ल बदल देते हैं तो अम्ल क्या करते हैं ये बताना है। ए, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, बी, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, सी, लिटमस का रंग नहीं बदलता, डी, इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल हमारा होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? ए में है ZnSO4, बी में H2S, सी में H2S7O8, डी में H2SO4। तो ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से H2SO4 को कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी, नाइट्रिक अम्ल, सी, एक्वा रेजिया, डी, एसिटिक अम्ल। तो स्वर्ण किसी भी पदार्थ में नहीं घुल पाता है, सिर्फ ये एक ही पदार्थ में घुलता है, उसका नाम बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जाता है हमारा सी। सी इसका सही जवाब है, एक्वा रेजिया। अगला प्रश्न, रेशेदार अस्थियां जोड़ पाया जाता है। रेशेदार अस्थियां हमारे शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं बताना है। ए, टांग में,
बी जबड़े में, सी कपाल में, डी मस्तिष्क में। तो रेशेदार अस्थि जोड़ जो होता है वो हमारे कपाल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, गुर्दे किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? जो किडनी होता है हमारा उसका कार्यात्मक यूनिट क्या है? ए एक्सॉन, बी न्यूरॉन, सी नेफ्रॉन, डी धमनी। तो इसका हमारा सही जवाब है किडनी का कार्यात्मक यूनिट नेफ्रॉन है। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ए पित्त, बी लसिका, सी कोलेस्ट्रॉल, डी यूरोक्रोम। यह हमारा आसान प्रश्न है, इसको हम लोग करके आगे बढ़ते हैं। तो इसका हमारा सही जवाब है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। अगला प्रश्न, दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का दौरा किस कारण से होता है? ए में हमारा हृदय पर जीवाणु का हमला, बी में हृदय गति का रुक जाना, सी में हृदय में रक्त के आपूर्ति में कमी, डी अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आना। तो जब हमारा हार्ट अटैक होता है, दिल का दौरा जो पड़ता है, उसका रीज़न है हमारा हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। जितना हमें हृदय को रक्त चाहिए उतना नहीं मिल पाना, इसी के कारण हमारा दिल का दौरा होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है? टेस्ट ट्यूब बेबी को सही रूप से निरूपित करती है। ए में जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है, बी जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, सी जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, डी जब निषेचन आंतरिक और विकास बाह्य होता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना, इसका निषेचन बाहर होता है लेकिन विकास आंतरिक होता है, मतलब माँ के अंदर होता है पेट में। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है? निम्नलिखित में कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही चर्चा में रहता है। तो इसका हमारा सही जवाब है H5N1। H5N1 ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद के शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटाता है? जो आपको मोतियाबिंद अगर हो जाएगा तो आप लोग जब चिकित्सक के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास, तो उसका क्या करता है? ए रेटिना, बी लेंस की अतिरिक्त मांसपेशी, सी लेंस, डी लेंस की तनुपट। तो मोतियाबिंद में जो डॉक्टर होते हैं लेंस की अतिरिक्त मांसपेशियों को हटाते हैं। सी इसका सही, बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? पशुओं में मिल्क फीवर, ये ज़्यादातर जो पशु दूध देने वाले होते हैं उन्हीं में ये बीमारी होती है। तो किसकी कमी के कारण होता है ये बताना है आपको। ए कैल्शियम, बी लोहा, सी विटामिन डी, डी नत्रजन। तो पशुओं में मिल्क फीवर होता है कैल्शियम के कारण होता है। ए इसका सही जवाब है कैल्शियम। अगला प्रश्न, मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? ए ऑप्शन में रखा है कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, बी वसा शक्कर में बदल जाता है, सी प्रोटीन शक्कर में बदल जाता है, डी इन में से कोई नहीं।
तो आपसे ये पूछ लिया कि रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। चावल, रोटी, गुड़ वगैरह में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, केंद्रीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्था स्थित है। केंद्रीय पशु चिकित्सक अनुसंधान कहाँ स्थित है बताना है आपको। ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तरांचल, सी पश्चिम बंगाल, डी हरियाणा। तो यह हमारा बरेली के इज्जतनगर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के बरेली के इज्जतनगर में स्थित है पशु अनुसंधान संस्था। अगला प्रश्न, बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है। अगर कोई बीजों को हम लोग को काफ़ी दिनों तक रखना है तो उसको किस स्थिति में रखा जाए कि वह सुरक्षित और संरक्षण रहे, यानी खराब न हो। ए ठंडी और आर्द्र परिस्थिति में, बी गर्म और शुष्क परिस्थिति में, सी ठंडी और शुष्क परिस्थिति में, डी गर्म और आर्द्र परिस्थिति में। तो अगर आपको बीजों को ज़्यादा दिन तक संरक्षण करना है तो ठंडी और शुष्क परिस्थिति में रखना होगा। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब सी में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लेते हैं पर फल नहीं देते हैं। उस पौधे का आपको नाम बताना है जो बीज तो लेते हैं पर फल नहीं देते हैं। ए कपास का पौधा, बी पीपल का वृक्ष, सी यूकोप्लेटस, डी चीड़ का वृक्ष। तो हमारा ऐसा पौधा है जो बीज तो लेते हैं मगर फल नहीं देते हैं। तो चीड़ का वृक्ष है जो बीज तो लेते हैं मगर फल नहीं देते हैं। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्याज परिवर्तित रूप है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है। ए में तना, बी में जड़, सी में पत्तियों का, डी में फल का। तो प्याज हमारा तना है। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्याज को काटने पर, लीजिए उसी के समान आ गया प्रश्न और उसी से रिलेटेड। प्याज के काटने और छीलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आँखों में पानी आता है। जब हम लोग प्याज को काटते हैं तो हम लोग के आँखों में आंसू आ जाते हैं, उसमें किसकी मौजूदगी के कारण, यही आपको बताना है। ए कोशिका में सल्फर, बी कोशिकाओं में कार्बन, सी कोशिकाओं में वसा, डी कोशिकाओं में अमीनो अम्ल। तो प्याज की कोशिकाओं में सल्फर होते हैं जिसके कारण हम लोग के आँखों में आंसू आ जाते हैं। इसका सही जवाब ए है। अगला प्रश्न, गेहूं में रोटी बनाने की गुणों को प्रभावित करने वाले पदार्थ हैं। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाले पदार्थ हैं। ए ग्लूटीन, बी ग्लोबुलिन, सी ग्लाइसिन, डी लाइसिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा बी है, ग्लोबुलिन। अगला प्रश्न, परितृप्ति एवं प्यास, मतलब भूख एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है। यदि आपको भूख प्यास लगेगा तो हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग आपको यह बताएगा कि आपको भूख प्यास लगा है। ए अग्र मस्तिष्क, बी हाइपोथैलेमस, सी मेडुला, डी ऑप्टिक लोब में। तो भूख प्यास को अवस्थित करने वाला हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। अगला प्रश्न, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपने निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। कितने देर तक सुरक्षित रखते हैं आपको बताना है।
2 मिनट के लिए, बी 20 मिनट के लिए, सी 90 मिनट के लिए, डी 1 से 2 दिनों के लिए। तो मादा जनन पथ में जब शुक्राणु पहुंचते हैं तो निषेचन क्षमता सुरक्षित कितने देर के लिए होते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हमारा बी है, 20 मिनट के लिए। अगला प्रश्न, ऑक्जीनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्जीनोमीटर का प्रयोग कहाँ पे होता है? ए प्रकाश संश्लेषण की दर नापने में, बी वृद्धि दर नापने में, सी रसाकर्षण की दर नापने में, डी ऊर्जा ह्रास की दर नापने में। तो ऑक्जीनोमीटर का हम लोग प्रयोग पौधों की वृद्धि दर नापने में करते हैं। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, बीजों को प्रतिवर्ष बदला जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है। ए अभिजनक बीज, बी प्रमाणित बीज, सी आधारीय बीज, डी संकर बीज। तो इसका सही जवाब है डी, संकर बीज कहा जाता है जो प्रतिवर्ष बदला जाता है। अगला प्रश्न, गुलाबी क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है गुलाबी क्रांति? ए कपास से, बी लहसुन से, सी अंगूर से, डी प्याज से। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो गुलाबी क्रांति हमारा प्याज से संबंधित है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? ए में 206, बी में 230, सी में 280, डी में 300। तो जब कोई नवजात शिशु होता है तो उसमें 300 हड्डियां होती है। आप लोग बताइए वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इन 4 ऑप्शनों में ही उसका जवाब है वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? ए चिकनी मिट्टी, बी पासु मिट्टी, सी काम्प मिट्टी, डी लोम मिट्टी। तो इसका सही जवाब है सी काम्प मिट्टी, यानी इसे दोमट मिट्टी में कहते हैं, दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी। अगला प्रश्न, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ए कायिक जनन, बी अलैंगिक जनन, सी लैंगिक जनन, डी उपयुक्त सभी। तो मेंडल ने जो आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था वह अलैंगिक जनन पर आधारित है, 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? जो पौधों में पानी नीचे से ऊपर तक जाता है उसका कौन कार्य करता है आपको बताना है। ए फ्लोएम टिश्यू, बी पैरेन्काइमा टिश्यू, सी मेरिस्टेम, डी जाइलम टिश्यू। तो संवहनी पौधों में पानी ऊपर हमने ऐसे प्रश्न आपको बताया है। तो पानी हमारा ऊपर जाइलम टिश्यू करता है, जाइलम उत्तक, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? ए कोशिका भित्ति, बी केंद्रक, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी संपूर्ण कोशिका। तो पावर हाउस आपको हमारा किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसको पहचानने के लिए?
BMD परीक्षण किया जाता है? किसकी पहचान करने के लिए? ए डेंगू को, बी मलेरिया को, सी ओस्टोपोरोसिस को, डी एड्स को। तो अगर BMD का आप लोग फुल फॉर्म आपको पता होगा तो इस प्रश्न का जवाब आप जरूर दे पाएंगे। हम आपको इसका फुल फॉर्म बता दे रहे हैं। बोन मिनरल डेंसिटी, बोन यानी हड्डी, मिनरल डेंसिटी जो हड्डियों की संघनता होती है यानी कितना हड्डियों की मजबूती है उसको पहचानने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा होता है ओस्टोपोरोसिस, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? बी रक्त वाला व्यक्ति किस व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? आपको बस इस प्रश्न में ही पूछा है ये। यदि आपका बी ब्लड ग्रुप है तो आप किसको किसको रक्तदान कर सकते हैं? ए में बी या ए को, बी में ए बी या ए को, सी में ए या ओ को, डी में ए बी या बी को। तो पहले तो आप लोग जिस ब्लड ग्रुप से होंगे आप उसको दान दे सकते हैं, और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि सर्वाग्राही कौन है जो सबसे रक्त ले सकता है। तो ए बी है जो सबसे रक्त ले सकता है। तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ए बी को भी दे सकता है और बी को भी दे सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में गैसों में कौन सा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के वक्त बहुत ही आवश्यक है? ए CO, बी CO2, सी N2, डी O2। तो प्रकाश संश्लेषण में आप लोग जानते होंगे कि सूर्य का प्रकाश प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जो दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इसका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल के लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया था? वो हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये साबित कर दिया था कि जिस तरह मनुष्यों में जीव होता है उसी तरह पौधे भी एक जीव के समान हैं। ए JC बोस, बी बीरबल साहनी, सी PV माहेश्वरी, डी NS परिहार। तो भारतीय वैज्ञानिक हमारे जगदीश चंद्र बोस थे जिन्होंने यह बताया था सबसे पहले कि पौधे भी मनुष्य की तरह अभिगमन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी मूक है? मूक यानी बोल नहीं सकता है। कौन सा प्राणी मूक है? ए हिरण, बी जिराफ, सी महामृग स्टैग जिसे कहते हैं, डी याक। तो जिराफ प्राणी मूक होता है, बोलता नहीं है, 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है, उस प्रक्रिया किसके द्वारा होता है यही आपको बताना है। ए नाइट्रोजन चक्र द्वारा, बी क्रेब्स चक्र द्वारा, सी ग्लाइकोलाइसिस द्वारा, डी चक्र द्वारा, ऑर्निथिन चक्र द्वारा। तो यकृत में यूरिया का संश्लेषण यूरिया संश्लेषण के द्वारा ही होता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्निथिन चक्र द्वारा, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एनेलिडा और मोलास्का के बीच की कड़ी है? बीच की कड़ी माने उस कड़ी का अर्थ ये होगा कि कोई दो एनेलिडा और मोलास्का के दोनों के गुण रखता हो, जो यहाँ पे भी रहता हो और वहाँ पे भी रह सकता है, दोनों के गुण पाते हैं उसमें। जैसे सजीव और निर्जीव के बीच का योजक कड़ी वायरस होता है, यानी वह सजीव में भी जीवित रह सकता है और निर्जीव में भी जीवित रह सकता है। तो उसी तरह बताना है एनेलिडा और मोलास्का के बीच की योजक कड़ी। तो इसका हमारा सही जवाब होगा नियोपाइलाइना,
नियोपाइलाइना, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, तितली पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं। तितली पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं। ए में समजात अंग, बी में समवृद्धि अंग, सी में असंबंधित अंग, डी में अवशोषित अंग। हमारा सही जवाब है समरूप समवृद्धि अंग, बी इसका हमारा सही जवाब है। समरूप अंग उसे कहते हैं ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित होते हों मगर उनकी रचना समान नहीं हुई, भिन्न भिन्न हुई हो। यानी जो तितली पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं वो उड़ने के लिए ही कार्य में आते हैं, लेकिन इनकी रचना अलग अलग हुई है, अलग अलग हुई है। अगला प्रश्न, सर्प के विष दंत कहाँ होते हैं? जो सर्प में विष होते हैं वो किस दंत में होते हैं ये बताना है। ए जिह्विका दंत में, बी विशिष्ट रचनाएं, सी पूर्व जिह्विका दंत में, डी वोमरीय दंत में। तो सर्प के जो दांत होते हैं वो जिह्विका दंत में ही होते हैं। ए इसका हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक है। जब वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है तो कौन सा एक सूचक है जो हम लोग को बताता है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है? ए लाइकेन, बी फर्न, सी काली फफूंद, डी मार्स। तो वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषक का सूचक लाइकेन प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न, और यह हमारा सीरीज का लास्ट प्रश्न है और यह आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये प्रश्न हम आपको पिछले वीडियो में करा चुके हैं, तो आपको इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होती है बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।